जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि योजक चिन्ह क्या होते हैं। तो जब लिखते दोस्तों दो शब्द लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं आस और पास, तो इस तरह से जब शब्द लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक डैश लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हमें बताना है इसमें से कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या उपवाक्य जोड़े गए हों, लेकिन क्या हो उसमें योजक चिन्ह भी जोड़े गए हों, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा संयुक्त वाक्य। क्या दोस्तों, इसका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उनमें कुछ शब्द योजक के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो चलिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य कहते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिसमें योजक चिन्ह में दोस्तों आता है, इसमें और आ जाएगा, कौन कौन शब्द आते हैं, और आ जाएगा, इसके बाद में परंतु आ जाएगा। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। जो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि बोली का वह क्षेत्र जो क्या होता है, थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। तो चलिए तो इसमें हमें बताना है कि बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, साहित्य रचना होने लगती हैं। तो इसके बाद क्या बन जाता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों उपभाषा। क्या कहते हैं हम, उपभाषा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, उपभाषा। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए, इसमें देखते हैं कि उपभाषा क्या है। तो किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो। तो दोस्तों उपभाषा उसे कहते हैं कि जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले लोगों की भाषा, जिसके द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष का आभास होता है। जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी, ब्रजभाषा आदि सभी क्षेत्रीय क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो हमें ऐसे बताना है कि ध्वनि क्या बताना है, ध्वनि बताना है कि जिसकी गणना ना स्वर में की जाए और ना व्यंजन में की जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर है अयोग वाय। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अयोग वाय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, एक आता है दोस्तों हमारा कौन सा, अंग, और दूसरा आता है आहा। इसे कहते हैं हम कौन सा, इसे बोलते हैं हम अंग को बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वर। और दूसरा जिसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो जो अंग है इसको बोलते हैं अनुस्वर और आहा को बोलते हैं विसर्ग। तो जब हम स्वर व्यंजन की गणना करते हैं तो उसमें अंग को और आहा को गिना नहीं जाता, ना ही इनकी स्वर में गिनती की जाती है और ना ही इनके व्यंजन में गिनती की जाती है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो ये ऐसे वर्ण हैं कि जिनके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है और जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है।
चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हमें बताना कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? पहला होता है हमारा घोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। कौन सा दोस्तों? पहला होता है घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण, चलिए हम घोष वर्ण के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चलिए इसमें घोष वर्ण, तो घोष का अर्थ होता है गूंज। क्या बोलते दोस्तों इसको? गूंज या नाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? गूंज या नाद बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल इसमें होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या स्वर यंत्र में क्या हो? कंपन हो, उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण भी आता है दोस्तों। तो इसमें बताना कि जिन वर्णों को बोलने से हमारे कंठ में क्या हो? कंपन हो या गूंज या नाद की आवाज़ हो। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हैं तो हमारे घोष वर्ण में आते हैं कौन कौन से? का और श। कौन कौन सा? का और श वर्ण के कौन से आएंगे दोस्तों? अंतिम आएंगे कौन से? 3 अक्षर दोस्तों, 3 वर्ण आएंगे, अंतिम 3 वर्ण आएंगे। तो कौन कौन से का वाले आएंगे दोस्तों? कौन कौन सा? तो का में आएगा हमारा गा जाएगा, गा के बाद आएगा घा के बाद आएगा इंगा। इसी तरह से हमारे च वर्ण में आ जाएंगे। च वर्ण में आ जाएंगे कौन कौन सा? तो हमारे लास्ट के 3 अक्षर देखना है। तो ज आ जाएगा, ज आ जाएगा और उ आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों जब हम पढ़ते हैं का, तो का एक स्वतंत्र ध्वनि आती है, लेकिन हम जब गा पढ़ते हैं तो गा में गूंज की आवाज़ आती है। तो ग घ इंगा, ज ड़, इन सभी अक्षरों में हमें एक गूंज या नाद की आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से दोस्तों हमारे कौन कौन से इसके बावजूद होते हैं हमारे कौन कौन से? या, र, ल, व, ये भी हमारे घोष वर्ण में आते हैं। तो दोस्तों घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक नंबर का प्रश्न आता है कि जो घोष स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है दोस्तों 30। तो हमें राइट आंसर देखना है इसमें से कि जब भी पूछता है तो हमें क्या लगाना है? 30 लगाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कौन से अघोष वर्ण कौन से कहलाते हैं। चलिए अगला है हमारा अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में क्या था दोस्तों? तो जितने भी वर्ण होते हैं तो सभी के प्रथम 2-2 अक्षर आते हैं, 2-2 वर्ण आते हैं। जैसे आ जाएगा हमारा का और ख, इसके बाद आएगा चा और छ, इसके बाद आएगा हमारा टा और ठ, इसके बाद आएगा हमारा ता और था। चलिए इसके बाद आता है हमारा कौन सा? ता था। फिर आता है पा और फा। इसके बाद आते दोस्तों हमारे सा और सा, ये तीनों सा आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे कुल हो जाते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 3 13। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। जितने भी हमारे वर्ड होते हैं तो उनका प्रथम 2 अक्षर अघोष वर्ण में आते हैं, और ये वो कहलाते हैं जिनमें हमारे गले में कंपन नहीं होता है, ना ही कोई गूंज या तान की आवाज़ आती है। चलिए दोस्तों इस तरह से हमारे कितने थे? हमारा एक था घोष और दूसरा अघोष। तो घोष की संख्या कितनी दोस्तों? 30, और अघोष वर्णों की संख्या कितनी थी? 13। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो तो अगला है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। तो हम बताना कि भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है कितने? 5 प्रकार से बनाया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा कौन सा? पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा से।
किससे बनाते दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा से। इसके बाद आता है दूसरा है, किससे बनाएंगे? तो इसका दूसरा है क्रिया से। किससे बनाएंगे? क्रिया से। तीसरा हम बनाते हैं सर्वनाम से। चौथा बनाते हैं विशेषण से। किससे बनाएंगे हम? विशेषण से। चौथा बनाते हैं हम अव्यय से। किससे बनाएंगे? अव्यय से। इस तरह से कुल कितने? 5 प्रकार से यानी भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से। चलिए दो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ता, आस, पा, कोमा आ, कोमा पन, ई और आओ, वट या आदि शब्द मिला करके बनाते हैं। जैसे मित्र में हम लगा देंगे ता तो हो जाएगा मित्रता। और चलिए इस तरह से हम मीठा में लगाएंगे आस तो हो जाएगा मिठास। और इस तरह से दोस्तों मीठा में ये लगा देंगे तो हो जाएगा मिठाई। चलिए इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। चलो मिठाई की जगह हम पढ़ाई लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई क्या है? हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए तो हमारा प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमें बताना कि जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला कहाँ से? हमारे आ से लेकर के ज्ञागानी तक हमें क्या बताना है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताना है। तो चलिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहाँ से? का से लेकर के माँ तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25 होते हैं। इसके बाद में इड़ा और इड़ा, इनको मिला करके कितनी हो जाती है दोस्तों? 27 हो जाती है। यदि हम दुगुण व्यंजन, इनको इड़ा और इड़ा को क्या बोलते हैं? दुगुण व्यंजन। यदि इनको मिला देते हैं तो कितनी हो जाती है? 27। मुख्य रूप से हमारे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन पाए जाते हैं 25। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है, 25। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। चलिए कौन कौन से इसके बारे में आपको बताते हैं। चलो तो इसमें आते हैं का वर्ण वाले, का वर्ग वाले। दूसरा आता है, चलो दूसरा आएगा हमारा कौन सा? श वर्ग वाले। तीसरे आएंगे हमारे टा वर्ग वाले। चौथे आएंगे ता वर्ग वाले। और पांचवा आएगा पा वर्ग वाले। तो का वर्ग में 5, इसमें भी 5 आएंगे। टा वर्ग में 5 आएंगे। ता वर्ग में भी 5 आएंगे। पा वर्ग में 5 आएंगे। इस तरह से टोटल संख्या हो जाती है 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। यदि हम दो गुण व्यंजन को 2 और जोड़ देंगे तो दोस्तों इस तरह से हमारी संख्या हो जाती है 27, लेकिन मुख्य रूप से हमारे रहेंगे 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें हमें बताना है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान का मतलब इनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसमें देखना, जब भी हम इनको बोलते हैं ए ऐ तो हमारा जो होता है जीभ कहाँ? तालू से टच करती है। और आवाज़ निकालते कहाँ से? कंठ से। आवाज़ निकालते हैं कंठ से, लेकिन हमारी जीभ कहाँ से? तालू से टच होती है। तो चलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। इनका स्थान कहाँ था दोस्तों? कंठ तालव्य। तो ए और ऐ का उच्चारण हमेशा कहाँ से? कंठ और तालव्य से होता है। इस तरह से दोस्तों कंठ वोकल है जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। इसके बाद तालव्य उच्चारण होते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से? तालु से होता है। मूर्धन्य ऐसे जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। दोस्तों दंत वोकल है जिनका उच्चारण हमारे कहाँ? दांत पर जीभ लगाने से होता है। औष्टम जिनका उच्चारण ओंठों से होता है, जैसे पा फा बा। और अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक से होता है, जैसे इणा इंगा ना मा अनुस्वर। कंठ तालव्य ऐसे शब्द जिनका वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ? कंठ और तालु दोनों से होता है, जैसे होता है हमारा
ए और आई। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में सभी अधिक समय लगता है, से सभी अधिक समय लगता है। दोस्तों में बताना कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। चलिए, तो पहला अनुस्वर, दूसरा अनुनासिक, तीसरा अश्व, चौथा प्लुत। चलो, तो इसमें क्या है कि प्लुत। चलिए, तो इसका राइट आंसर है प्लुत, ऑप्शन डी सही है। तो प्लुत क्या होते हैं, तो वे स्वर जिनका उच्चारण क्या होता है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऐसे उच्चारण जिनके क्या होता है उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगते हैं। कितने, 3 मात्राओं का समय लगता है। और इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो इसका चिन्ह होता है दोस्तों एस। इस तरह से जब एस लगाते हैं तो किसका, प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। और इसका उपयोग अधिकतर हम किसी को पुकारते हुए या पुकारते समय में किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे राम यहाँ आओ। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो हमें बताना किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। चलिए, तो इसमें से हम देखते हैं। तो पहला हमारा ग, दूसरा ज, इसके बाद हमारा है न और म। तो ना और माँ की आवाज़ तो कहाँ से होती है, नाक से निकल कर आती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ग की आवाज़ कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। तो अब आ गया झ। तो झ हमारा कैसा है, जिसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। तो इसका राइट आंसर है झ। क्या दोस्तों, झ, जिसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो हमें बताना कि भाषा की जो सार्थक यानी अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो पहला है शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा अर्थ, चौथा मात्रा। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हुई उसे कहेंगे शब्द। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्या कहेंगे उसको, हम शब्द कहेंगे। और किसी शब्द का निर्माण किससे होता है, कोई भी अगर हम शब्द बनाते हैं तो उसका निर्माण कहाँ से होता है, उसका निर्माण होता है अक्षरों के मिलने से। जैसे का और माँ, इस तरह से अक्षर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, का माँ कम। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें बताना है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पहले दोस्तों आपको बता दें कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। अब इसके बाद में पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इनके प्रकार होते हैं 5 प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5। चलिए इनके नाम बताते हैं। चलिए, तो जो हमारा स्वर संधि है उसमें से पहला प्रकार है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। पांचवा है और अयादि स्वर संधि। चलिए, इस तरह से कुल हमारे जो स्वर संधि हैं वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों चौपाई बताना है कि इसके चरण में कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों जो एक चौपाई होती है उसमें होते हैं 2 चरण होते हैं। तो पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 16। इस तरह से कुल मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 32। तो एक चौपाई में होती है दोस्तों 32 मात्राएं होती हैं। तो इसके एक चरण में होती है 16। अब प्रश्न कहता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 16 मात्राएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कितनी होती है, 16 मात्राएं। चलो, जैसे एक चौपाई का एग्जाम्पल है कि मंगल भवन अमंगल
हारी द्रवंशु दशरथ अजरे बिहारी। चलिए अगला क्वेश्चन है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें छंद बताना कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मात्रिक छंद। कौन सा दोस्तों? मात्रिक छंद। तो पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है दोस्तों कौन सा? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। तो मुख्य रूप से छंद कितने? दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो इसमें बताना कौन सा वर्णिक छंद है। पहला दोहा, दूसरा चौपाई, तीसरा सवैया, चौथा रोला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सवैया। क्यों है सवैया? क्योंकि जिन छंदों की गणना कै के आधार पर की जाती है? वर्ण। जिन छंदों की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है उन्हें कहते हैं वर्णिक छंद। और जो हमारे दोहा, चौपाई और रोला, ये कौन से दोस्तों? ये हमारे मात्रिक छंद हैं जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। तो इस तरह से हमारा सवैया है एक वर्णिक छंद। तो दोस्तों जो सवैया वर्ण में क्या होते हैं? सवैया छंद में होते हैं हमारे 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद को पढ़ते हैं तो उस समय जो विराम आता है या हम रुकते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, यहाँ रुके, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बिन पानी सब सून। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? यति। उसका राइट आंसर है दोस्तों यति। तो छंद किसे कहते हैं? तो जहाँ छंद में लय, यति, गति, तुक के साथ जो रचना का उच्चारण किया था उसे कहते हैं हम छंद। तो गति क्या होता है दोस्तों? गति कहते हैं हम धारा प्रवाह के साथ छंद को जब हम पढ़ते हैं। तो यति कहलाता है कि पढ़ने के साथ अगर हम बीच में क्या होना पड़े? रुकना पड़े। बीच में रुकना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? हम यति कहते हैं। इसके बाद आता है लय। तो लय वो चीज़ होती है जिसके सुनने से हमारे कानों को आनंद प्राप्त होता है। जैसे मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो चलिए अगला प्रश्न है कि छप्पा किस प्रकार का छंद है। तो दोस्तों में बताना है कि छप्पा किस प्रकार का छंद है। तो इसका राइट आंसर है विषम। क्या है? बी नंबर का ऑप्शन सही है, विषम छंद है। चलिए कैसे हुआ? तो इसमें एक किस किस से मिलकर बनता है? तो ये बनता है रोला, और रोला के बाद बनता है किससे? उल्लाला से। किससे बनता है? उल्लाला से ये छंद बनता है। चलिए तो रोला में कितना होता है? तो रोला में मात्रा होती है 11 से 13 तक मात्रा होती हैं, जिसके 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4। इसके बाद उल्लाला। उल्लाला में क्या होता है दोस्तों? तो इसमें बनते हमारे किसके से? इसमें होता है 15 धन। चलिए अगला प्रश्न है किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो हमें बताना है किस छंद में ऐसी है कि उसका प्रथम और अंतिम पद क्या होता है? एक समान होता है। तो इसमें पहला कुंडलिया, दूसरा रोला, तीसरा दोहा, चौथा सोठा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंडलिया। क्या है? कुंडलिया। तो कुंडलिया में क्या होता है दोस्तों? इसके 6 चरण होते हैं। तो पहला चरण भी वही होता है और अंतिम चरण भी एक सा होता है। पहला और अंतिम चरण एक सा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो दोस्तों इस तरह से क्या है? ये दोहा है, लेकिन हमारा सही एग्जाम्पल है कि बिना विचारे जो करे। आपने कुंडलिया, गिरधर की कुंडलिया देखी होंगी कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इस तरह से आपने कुंडलिया
देखी होगी। चलिए तो इसका एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। तो जो उपमेय है, उपमेय उपमेय में क्या करना, हमें कल्पित उपमान की संभावना को बताना है। तो पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा दृष्टांत। चलिए तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें कौन से शब्द आते हैं, मानो, मनु, जानो, जने आदि शब्द आते हैं, जिसको तुलना किसी से की जाए उसे कहते हैं कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। तो हमें बताना उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा भ्रांतिमान। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है रूपक। क्या है इसका, रूपक अलंकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें बताना कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 7 और 9। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 6। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास। कौन कौन से, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह से टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। समास में क्या होता है, समास में, तो समास में होता है दोस्तों विग्रह, और संधि में होता है विच्छेद। समास में होता है विग्रह। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसी तरह से हिंदी टॉपिक्स, हिंदी व्याकरण पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।